नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए बेहद ख़ास प्रोग्राम है, क्योंकि आज हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो दौरे हाजिर का सबसे अहम मसला है, जिसका ताल्लुक इस खूबसूरत सैयारे जिसे हम धरती कहते हैं, इस पर ज़िंदगी के बचने या ना बचने से है। जी हाँ, इस धरती ने हम सबको ना सिर्फ ज़िंदगी दी है, बल्कि ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भरपूर वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज भी दिए हैं। इंसान की कुछ और ज़्यादा की भूख ने अब धरती के इस संतुलन को गड़बड़ा दिया है। धरती जितने वसाइल पैदा कर सकती है या कहें रिसाइकिल कर सकती है, वो सब हमारे कंजम्पशन के लेवल यानी इस्तेमाल के मुकाबले बहुत बहुत कम पड़ रहे हैं। साइंसदान बता रहे हैं कि अगर इंसान इसी रफ्तार से कंजम्पशन का लेवल बढ़ाता रहा तो हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जल्दी ही कम से कम 3 और धरतियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो नामुमकिन है। हम अपने पर्यावरण एनवायरनमेंट यानी माहौलियात को लगभग तबाह कर चुके हैं। वक्त की रेत हमारे हाथों से फिसल रही है। हम सब ने अपने विरसे में कुछ ना कुछ पाया है, लेकिन खुद हमारे पास शायद अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने देने लायक कुछ ना बचे। दोस्तों, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस या आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है, इस मकसद से कि अपनी इस धरती के एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए साझा कोशिशों को कुछ और ताकत मिले। इस अहम मसले पर सब लोग कोई साझा पहल कर सकें। आप सब जानते हैं कि हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक थीम तय किया जाता है। इस साल यानी सन 2019 के लिए ये थीम है एयर पॉल्यूशन या हवाई आलूदगी, वायु प्रदूषण। इस साल मेज़बान यानी होस्ट कंट्री है चाइना। आपको याद होगा, पिछले साल भारत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेज़बान कंट्री था। बहरहाल, आज जिन माहिरान को इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर राम बूझ, जो यूनेस्को से जुड़े रहे और इस मसले पर भारत में कंट्री हेड रह चुके हैं। हमारे बीच हैं जनाब KN गोस्वामी, जो एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग पर कई किताबें लिख चुके हैं। भारत सरकार ने इनके कंट्रीब्यूशन को एजाज़ात और इनाम से नवाजा है। और हमारे साथ हैं तवील अरसे तक मशहूर इदारे CSIR से जुड़े रहे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर JS पिल्लई। एमिनेंट साइंटिस्ट के रूप में आपको देश विदेश में बहुत शोहरत मिली है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर राम बूझ से। डॉक्टर साहब, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर अक्सर देखा यह जाता है कि सरकारें उतनी फिक्रमंद नहीं होती जितनी उनसे तवक्को की जाती है। भारत के मामले में आपका क्या कहना है? श्रीकांत जी, आपने बहुत अच्छा कहा। आज विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है और 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में की थी जी। और उसी याद में 5 जून से 12 जून तक थी और उसी याद में ये दिवस मनाया जाता है। मैं यहाँ ये रेखांकित करना चाहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसमें 112 देशों के लोग शामिल थे जी। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो होस्ट कंट्री स्वीडन के अलावा भारत का ही जो राष्ट्राध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पे भाग लिया था। उनका कीनोट एड्रेस था। तब से लेकर अब तक भारत पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। अगर हम देखें, हमारा संविधान जो है उसमें पर्यावरण की रक्षा नागरिक के कर्तव्य में और सरकार के कर्तव्य दोनों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संवैधानिक जो चीज़ें जो होती हैं, बहुत दुनिया के किसी और संविधान में ये नहीं है। इसके अलावा अगर हम आज दुनिया के किसी संविधान में एनवायरमेंटल कंसर्न्स का मामला है चीज़ें, लेकिन इस तरह से जो है इतना जिसको कहते हैं व्यापक रूप में कि आपको स्पेसिफिक जो है कि सिटीजन्स की ड्यूटी और सरकार की ड्यूटी दोनों का, नागरिकों का कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसको रखा गया है, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी अन्य देश में नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम आज के संदर्भ में लें तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी की हो, चाहे पोल्यूशन की, जैसे इस साल का जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का फोकल थीम जो है बीट एयर पोल्यूशन, तो इन सब में हमारी सरकार काफ़ी जागरूक है। ख़ास तौर से मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा वर्ल्ड सोलर अलायंस का, जो कि भारत ने
जितने भी करीब इसमें 62 देश हैं जिनको कि जहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, इनको सूर्यपुत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनका नाम दिया था, वो तो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा 126 देशों ने इसको एंडोर्स किया है और पिछले वर्ष मार्च में इसे भारत में, जिसको कहते हैं औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कि इस पे हम चर्चा करेंगे। ये बढ़िया आपने बात बताई। मैं के.एन. गोस्वामी जी के पास आना चाहूँगा कि पहली बात थी कि ये इतना बड़ा ख़तरा जो धरती पे जीवन के लिए है, तो इसमें सरकारों से जो तवक्को की जाती है कि वो इनिशिएटिव लेंगी और दखल देंगी और अपने कम से कम अपने ममालिक में इस पॉल्यूशन के ख़तरे को कम करने की कोशिश करेंगी। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि हिंदुस्तान की सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है और उसका क्या रोल है? क्योटो प्रोटोकॉल का जब कार्यकाल समाप्त हो गया और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पर्याप्त एमिशन जो उनको टारगेट दिए गए थे वो कम नहीं किए, तो हमारे प्रधानमंत्री जो उन्होंने चीन और भारत को कहा गया तीसरे चौथे नंबर पे है और आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, तो आप घटाइए। तो एक सबसे बड़ा जो महत्वाकांक्षी योजना प्रोएक्टिव होके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की, जैसे वो सोलर अलायंस की बात कर रहे थे, उन्होंने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एक तरफा घोषणा कर दी और उसके बाद 2015 में पेरिस डील हुई जो डेडलॉक बना था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। वो मतलब आपका कहना यह है कि इस इनिशिएटिव की वजह से वो पेरिस डील मुमकिन हो पाई? वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। वैसे तो कई प्रोग्राम एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए सरकार ले रही, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है पूरे पृथ्वी के लिए प्रलय लाने वाला। सी लेवल राइज इज़ वन थिंग, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो चक्रवात, फ्लड्स एंड ड्राट्स वगैरह, ये जो रिकरिंग उनकी संख्या बढ़ रही है, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज के कारण बन रहे हैं और करोड़ों लोग रिफ्यूजीज होंगे इसकी वजह से, तबाही का मंजर। डॉक्टर रामबू जी, ये जो है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ, ये अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को लास्ट ईयर मिला था, ये जाहिर है कि ये भी इसी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करता है। तो इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है? इंडिविजुअल्स को दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है? उसकी क्या अहमियत है? चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अभी इसका नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट UNEP से UNE हो गया है, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का हो गया है। तो इसका एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को दोनों को दिया जाता है। भारत को खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पुरस्कार को रिसीव किया था पिछले वर्ष। कुल 6 में से 2 पुरस्कार भारत के हिस्से में आ गए थे। जी। तो खास तौर से ये भारत की जो पहल है पर्यावरण संरक्षण में, खास तौर से पिछले वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट तो इंडिया था, यहीं पे ग्लोबल प्रोग्राम, जैसे इस वर्ष चाइना है, पिछले वर्ष इंडिया था और पिछले वर्ष का जो फोकल थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो भारत ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई और ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष में प्लास्टिक पोल्यूशन, खासतौर से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उनको 2020 तक पूरे देश में हम प्रतिबंधित करेंगे। 2020 तक प्लास्टिक वेस्ट को रोक देंगे, प्रतिबंधित किया जाएगा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो एक बार इस्तेमाल होती है और दोबारा उसको थ्रो कर दिया जाता है, जो रीयूजेबल है वो तो रहेगा। तो एक बहुत बड़ा कदम है इस कार्य के लिए। दूसरा जो हमने जो बताया कि वर्ल्ड सोलर अलायंस है भारत की महत्वाकांक्षी पहल के लिए, और बहुत सारे अन्य जो पर्यावरण संबंधित कार्य भारत ने जो शुरुआत किया था, उसके लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर पिल्लई, आपका तो बहुत बड़ा काम ये पूरे देश में रहा, ख़ासतौर पर लक्षद्वीप में रहा। अब मैं आपसे यही जो चैंपियंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ एनवायरनमेंट अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये प्रधानमंत्री के साथ साथ कोचीन एयरपोर्ट को भी मिला,
चूँकि वहाँ पर ये टोटली उन्होंने सोलर एनर्जी से उसको ऑपरेट करने की कोशिश की है। और डॉक्टर कुरियन उसके जो एमडी हैं उनके कोशिशों को सराहा गया बहुत। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, व्हाट इट इज़ बेसिकली, कैसे ये मुमकिन हुआ कि पूरा एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने लगा? हमारा भारत फॉर द लास्ट 5 years especially we have done a collective effort to utilize minimum fuel fossil so as to give them a model to other countries। माने फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से लेके जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको स्विच ओवर करने के लिए हमारी कोशिशें चल रही थी, है ना? So the most important is the solar energy conversion and the biggest solar plant is now we are in the world we are going to establish at Ladakh. That is true. As Mr. Srikanth already told that the biggest wind plant is coming at Gujarat, and we are having another very important program which is the bioethanol program. It is known as the Prime Minister Jeevan Yojana. It to convert the mass into ethanol and then put into with Indian Oil Corporation, utilize with the corporation, convert into petrol. तो एथेनॉल बेस्ड ये एक प्लांट बनेगा, ऐसा आप बता रहे हैं? मैं अगर जो समझ पाया, एक तो कि सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास ऑलरेडी है, और उससे भी बड़ा हम प्लान करने जा रहे हैं लद्दाख में, जो शायद अगेन दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा। शायद विंड एनर्जी के सिलसिले में भी भारत की पोजीशन बहुत मजबूत है, इफ आई रिमेंबर। उसमें भारत कहाँ स्टैंड करता है? Yeah, but the wind energy first is China. China is the first, right. And we are also following the China, and we are also increasing our strength, especially in various islands, and in the case of Tamil Nadu, Kerala, that Walayar, that area, which is called Western Ghat. Now we have developed a lot of plans in this direction. That's great. डॉक्टर ये गोस्वामी साहब, आप बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते, आपकी किताब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है उस पर, और जिसको हिंदुस्तानी सरकार ने इनाम भी दिया बड़ा। मैं जानना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो समुद्री पानी का, समुद्र की सतह का लेवल है पानी का, वो बढ़ रहा है लगातार, हम सब जानते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में, इस सब कॉन्टिनेंट में आसपास के कौन से इलाके हैं जो जल्दी से ज़्यादा वल्नरेबल हैं और उन पर असर ज़्यादा पड़ने वाला है? हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। प्रभाव तो सर पे पड़ेगा, लेकिन ये वेरिएशन समुद्र की गहराई और उससे के कारण होती है, और टाइडल वेव्स को और लो टाइड और हाई टाइड के बीच में मीन सी लेवल हम लेते हैं, और मीन सी लेवल में जब बढ़ता है सी लेवल, उसको हम सी लेवल राइज कहते हैं। और ये अभी पता चला है कि 8 सेंटीमीटर बढ़ गया। अलग अलग ये वर्ल्ड का एवरेज है, लेकिन अलग है, जिसमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, सुंदरबंस हमारे यहाँ जो बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, और वो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव तो पूरे कोस्ट लाइन पर पड़ेगा सी लेवल राइज। सुंदरबन में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और हमारे जो आइलैंड्स हैं, जैसे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स की यहाँ तक स्थिति हो सकती है कि अगर मान लीजिए 15-20 सेंटीमीटर बढ़ गया तो ये पूरे इन आइलैंड्स को खाली करना पड़ेगा, ये भी स्थिति आ सकती है। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। और मालदीव ने तो यहाँ तक कहा है कि मालदीव जो एक कंट्री हमारे हिंद महासागर में है, जिनके करीब 200 आइलैंड पे 2000 आइलैंड हैं से ज़्यादा है, तो 200 आइलैंड पे आबादी है। वो कहते, उसके पहले राष्ट्रपति ने कहा था यूनाइटेड नेशन में, इट वुड बी ए डेथ ऑफ ए नेशन। जी। तो सारे आइलैंड जब डूब जाएंगे तो वो तो पूरा मालदीव वल्नरेबल है। Dr. Pillai, you have been associated with a very big project in Lakshadweep,
on the same subject, है ना, rising of ocean level. So tell us something about what exactly the project is and what are the vulnerabilities in that area. Yeah, Jal Vayu Parivartan is the biggest menace ever since our earth is formed. So the only solution in front of us is the climate change adaptation. Adaptation. And we have developed, India had developed a very big program for coastal and island adaptation to the people. It improve their livelihood, etc. As a part of this, we have some 12 institutions including IIT, and CSIR NISCARE was the nodal institute for that. Right. And we तो have CSIR initiated, के collaboration से ये study हुई. yes, it is a collaborative study. And all over the world, all the climate change programs are interdisciplinary. We cannot study climate change with a single subject or with a single institution. It is a new trend in science and technology. Right. And here we are trying to understand the movement of the fishery resources, especially the tuna, in the case of the Arabian Sea. Okay. And we purchased a particular instrument called continuous plankton recorder, which is the first in the Indonesian. Even China is not having this equipment, and we are 7th in the world. But the developed countries, especially US. नहीं, साथ में किस मयार से हैं, किस हवाले से हम साथ में कंट्री हैं दुनिया में? Yeah, I mean, you said we are 7th in the world, and even China doesn't have this equipment. These instruments are mainly with UK, US, right. Australia, France, and such developed countries. 3 more countries are there. Yeah. And you see, due to the climate change or the change in the ocean thermal, what actually happening is the smaller the planktons will move, and this instrument will measure and try to understand the movement of these planktons. And आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि ये जो हम लोगों की धारणा ये है, हम लोग मेनलैंड में ये सोचते हैं कि लक्षद्वीप में या फॉर दैट मैटर अंडमान निकोबार में जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, yes. वो बहुत इको फ्रेंडली ज़िंदगी जीते हैं, yes. और उन्होंने अपनी कुछ बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हैं. फॉर एग्जांपल बबरिंग फॉर से टू प्रोटेक्ट देयर पोर्टेबल वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बहुत इंडिजीनियस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप की हुई हैं. तो क्या ये आपकी स्टडी क्या कहती है कि वो सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं या फिर नहीं है? In the case of Lakshadweep, they have a method to develop traditional technology for the last 800 years. Even because these islands are very small islands, and the people are staying here also very less, and they have no help from any other place. So this might have forced them even to develop the traditional technologies. Right. Even say about 800 years back, they used to develop certain boat and traveled to Orissa and used to sell the coconut. लक्षद्वीप से उड़ीसा आते थे अपनी बोट्स में. अपने boats से they used to develop, and during this process they used to record all the phenomena. For example, so what is the position of the star and what is the position of the temperature and how astronomical studies भी करते हैं. all they have a book. It is called a Rahmania that we are now trying to locate and trying to study with the help of the British Library. I mean, they have very much traditional technologies. कम से कम जो ओशन साइंसेज हैं, समुद्र विज्ञान है, उसके बारे में उनकी जानकारी आम लोगों से ज़्यादा है, आप ये कहना चाहते हैं? Yes. Right. And they know if a boat is starting from their small island, which is having hardly 3 square kilometer, when it will reach in the mainland, nearest mainland, especially Kerala or Tamil Nadu or Karnataka. Now we are trying to decode these technologies and trying to utilize for the modern science. One. Right. Second, they have a technology to export the tuna mass, and they used to do this about 200 years back. Right. I want to tell that they have all these kind of technologies. Now in the CSIR laboratories, we have developed with the help of the solar panels, it convert the saline water in their island, that is in their small island, into fresh water. क्या इसमें खास बात क्या है सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने में? ये जो टेक्नोलॉजी आप शुरू करने वाले हैं, क्या ये जो ऑलरेडी चलन में है उनसे अलग है?
Is it different from the existing technologies? No, yes. This technology is not available in the islands. Right. They are using whatever small fresh water available, and some of the islands they are not inhabiting, since there is only saline water. So now we started this, and they also examined, and we are able to produce 1 liter water from the saline water at an expenditure of about 5 rupees. This is our 5 रुपए में आप 1 लीटर पानी अभी पैदा कर सकते हैं, Yes. समुद्र के पानी को कन्वर्ट कर सकते हैं, yes, तो सस्ता भी हुआ. Yes, and also this is done by our Center Salt and Marine Chemical Research Institute. Is the main project they are taking, and we are also converting the plastic waste, which is a menace at this island, Yeah. into various kind of oils which can be used in the boat. प्लास्टिक वेस्ट से आप ऑयल में कन्वर्ट कर रहे We हैं. are converting into the fuel which can be used in the boat. बहुत सुंदर. In the boat, because they are only income is going for tuna catching and tuna fisheries. So this plant also we got a project, we are going to start there, and we have a method to use all the wastewater of a house. Yeah. Install a small plant, all the wastewater into fresh water, so that the very available fresh water aquifer can be protected. After treatment, you are saying. Yes, after treatment, Right. without any electricity. This can be done without any electricity. Right. This is developed by our National Institute of Interdisciplinary Science and Technology, CSR lab. And also we have measured the whole island height, all island, and maximum height is only 7 meter, and the minimum height in some of the islands is less than 0.5 meter from the mean sea level. Now we are 0.5 meter. Yeah, समुद्र के- 0.5 meter from the mean sea level. Okay. Now we are planning to develop a technology and method with the help of the CDAC, CSIR, NISCARE, so as to plan and develop things, so that with available technology, Right. they can sell these things and improve their livelihood. Right. डॉक्टर रामबूज, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, क्योंकि इस साल का जो सबसे जो थीम है वो है एयर पॉल्यूशन. और हम सब जानते हैं कि दिल्ली तो वैसे भी बहुत वल्नरेबल शहर रहा है. मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल कोई अगर है तो दिल्ली को माना जाता है. तो इस मामले में कि एयर पॉल्यूशन के लिहाज से हम कहाँ हैं, भारत कहाँ पर है, और उससे निपटने के लिए कौन सी योजनाएं सरकार के पास में हैं? एयर पोल्यूशन इस साल का मुद्दा भी है, और हमारा देश जो खबरें आती रही हैं कि विश्व की 20 जो शहर हैं उनमें 13 हमारे देश में ही हैं, और दिल्ली तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी. अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि ये जो एयर पॉल्यूशन है उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, माने वेहिकुलर पॉल्यूशन है या ये दूसरे किस्म का है, एयर ये डस्ट का है, इनमें अलग अलग प्रोपोर्शन किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं मुख्य तौर से. एक तो ट्रांसपोर्ट से जो हमारी व्हीकल्स हैं, वेहिकुलर पॉल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन. दूसरा जो हम मान सकते हैं वो इंडोर पोल्यूशन है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है. और तीसरा जो है हमारा जो डस्ट है एग्रीकल्चर बॉर्न या वेस्ट बर्निंग से होता है, चाहे हम जो क्रॉप रेजिड्यूज बर्न करें या हमारे जो शहरों में जो वेस्ट डंप्स हो रहे हैं उनका बर्निंग. तो ये 3 मुख्य स्रोत हैं. और जो एक स्टडी हुई थी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, उसमें माना गया था कि 40% तो वेहिकुलर है, जो कि मेजर है. और इसलिए एक ज़माने में आपने देखा होगा कि वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया भी था. निकाला गया. दूसरी चीज़ ये है जो हमारी अभी जो नेशनल एयर क्वालिटी जो एक्शन प्लान बना है, उसमें 2024 तक हम लोग करीब 20 से 25% प्रदूषण 2017 के स्तर से उसमें कमी लाएंगे. और उसमें एक तो वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात है, और वो है फ्यूल क्वालिटी की खास तौर से. और दूसरे मेट्रोस का जो है आप देख ही रहे हैं दिल्ली में बहुत तेज़ी से, और भी शहरों में आ रही है. और से ट्रांसपोर्ट के ऑल्टरनेटिव्स खोजे जाएंगे. हाँ, मतलब एक तो फ्यूल क्वालिटी का भी बड़ा असर पड़ता है, और दूसरे मतलब एक चीज़ और है कि हमारी जो है इलेक्ट्रिक फ्लीट जो है बसेस की और कार्स की भी 2030 तक हम करीब 40% उसकी संख्या बढ़ाएंगे. संख्या बढ़ेगी.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जी। थर्ड चीज़ जो है, जो सॉलिड वेस्ट है, तो एक तो मतलब उसमें कि वही रिसाइकल, रीयूज और उसकी बात है, दूसरे वो प्रतिबंधित है बर्निंग का, वेस्ट का। और जो पराली वगैरह जो या क्रॉप रेजिड्यूज हैं उनकी जो जहाँ तक बात है, एक तो जो बायोफ्यूल पॉलिसी डॉक्टर सुंदरेशन ने बताया, बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत ये है कि उनका एक तो जितना हो सके खेत में ही उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरे हैप्पी सीडिंग की है, फार्मर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं कि उनको जो है मतलब वो जलाएं ना, और उनके पैलेट्स की बात है, जितने हमारे थर्मल पावर जहाँ कोयला इस्तेमाल होता है, ये हुआ कि जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं या वेस्ट है उसके पैलेट्स बना के और उनको कोयले की जगह इस्तेमाल किया जाए। बहुत सुंदर। तो बहुत अहम, बहुत ख़ास जानकारी आपने शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ में। डॉक्टर रामबोज गोस्वामी जी और डॉक्टर पिल्लई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हालात वाकई बहुत खौफनाक हैं। लालच, लापरवाही या नाजानकारी, इसे चाहे जो भी कहें, लेकिन हालात उस मकाम तक आज पहुँचे हैं कि इसके आगे सिर्फ तबाही ही नज़र आती है। अपने माहौल को बचाने के लिए जितना और जो कुछ मुमकिन हो ज़रूर कीजिए। इंसान की जानकारी में जितने भी सैयारे यानी प्लैनेट्स हैं, उनमें सिर्फ धरती पर ही ज़िंदगी है। कुदरत के इस खूबसूरत तोहफे को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। अपनी आने वाली पीढ़ियों को ज़िंदगी से महरूम मत कीजिए। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय ज़रूर हमें भेजिए। हमें लिख सकते हैं ddurduspecials@gmail.com। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।